हेलो दोस्तों, आज हम बाल विकास को बहुत ही शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बेसिक से। टेंशन ख़त्म। अगर आपको यूपी टेट का एग्ज़ाम देना है तो बिल्कुल आप सही जगह हैं। बस धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए और देखिए आप में कितना बदलाव आता है। बाल विकास यानी बच्चों का विकास। अब बच्चों के विकास तो बहुत तरह के होते हैं। वो शारीरिक, मानसिक है। शारीरिक, मानसिक और उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, तो ये सारे विकास है। लेकिन मुख्य तौर पे जो होता है, ये जो विकास है ये मात्रात्मक और गुणात्मक मिलकर बना है। और ये विकास जीवन से मृत्यु तक चलता है। यानी जब से जन्म होता है, यानी बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है एक छोटे से भ्रूण की शक्ल में, तब से उसमें विकास शुरू हो जाता है। और जब तक मरता नहीं है तब तक कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ उसमें बढ़ता रहता है। तो इस तरह से जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। अब विकास में दो चीज़ें हैं, मात्रात्मक, गुणात्मक। अब ये मात्रात्मक क्या है, गुणात्मक क्या है, देख लेते हैं। ये जो वृद्धि है, केवल शारीरिक बदलाव, जो हमारे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं, जो वृद्धि, जो ग्रोथ हो रही है, वही है। जैसे हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे वेट का बढ़ना। बच्चा गर्भ में एक भ्रूण की शक्ल में है, फिर उसमें आँख, कान, नाक, हाथ, पैर सब बनते हैं। तो ये सब उसमें वृद्धि हो रही है और अंत में वो पूरा बालक बन जाता है और जन्म ले लेता है। उसके बावजूद भी उसके वज़न में, उसके हाथ पैर में वज़न बढ़ता रहता है, उसकी हाइट बढ़ती रहती है, उसमें तमाम तरह के चेंजेस आते रहते हैं। ये वृद्धि है और यही मात्रात्मक है। देखिए इसमें सारी मात्रा आपको दिख रही है। और जब आदमी का सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है तो ये इसमें उसकी क्वालिटी बढ़ रही है। तो इसी को गुणात्मक विकास कहा गया है। तो जब मात्रात्मक और गुणात्मक यानी सारे तरह के विकास को जब एक कर दिया जाता है तो वही बनता है बाल विकास। अब जब विकास होता है तो विकास के कुछ सिद्धांत भी होंगे कि विकास कैसे होता है। तो देखिए ये जो दिया है विकास के सिद्धांत। तो विकास जो है मस्तकाधोमुखी यानी सिफेलोकैडल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस बेसिक बातें, ज़्यादा नहीं। इसमें तो बहुत कुछ दिया है, बहुत डिटेल से, तो आपको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये बेसिक बातें देख लीजिए। सिफेलोकैडल, इसमें विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। जैसे पहले सर बढ़ता है, फिर धड़, फिर पैर। इस तरह से तो बराबर ये क्वेश्चन आता रहता है कि सिफेलोकैडल क्या है। तो इसमें विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, याद रखिएगा। और दूसरा जो है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। यानी पहले पेट से, इसके बाद हाथ पैर का हिलना, फिर उंगलियों का हिलना, ये सारा विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। अब विकास की अवस्था भी होगी कि किन अवस्थाओं में कैसे कैसे किन चरणों से होकर विकास बढ़ता है। तो देख लेते हैं आपको बराबर। और अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक तब करेंगे जब आपको अच्छी लगेगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे विकास की 3 अवस्था। विकास की ये 3 अवस्था है। शैशवकाल 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। शैशवावस्था को कहीं कहीं 0 से 2 वर्ष भी माना गया है, इस बात को याद रखिया गया। अब इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट अवस्था है ये किशोरावस्था। किशोरावस्था को स्ट्रेट पीरियड कहा गया है। इसमें बहुत सारे शारीरिक और मानसिक हार्मोनल बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिससे किशोर जो है वो तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। और इस पे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, अपनी अपनी राय दी है। इसी में आए कोल व ब्रूस। इन्होंने अनोखा काल बताते हुए कहा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। किसको समझना?
बाल विकास की इस अवस्था को यानी किशोरावस्था को समझना कठिन है। तो आइए अब शुरू करते हैं, कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ख़ास होने वाले हैं। प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? आपके ऑप्शन है, ए जन्म से, बी गर्भावस्था से, सी 2 वर्ष से, डी स्कूल से। तो बताइए विकास की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाती है? तो विकास की प्रक्रिया जो है गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। ऑप्शन बी इज़ राइट। विकास जन्म से पहले ही गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? गर्भावस्था से तो शुरू हो जाती है, माँ के पेट से, लेकिन ये चलती कब तक है? बचपन तक, किशोरावस्था तक, जीवन भर या 25 वर्ष तक? तो बताइए कब तक चलती है? विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? ए बचपन तक, बी किशोरावस्था तक, सी जीवन भर या डी 25 वर्ष तक? तो सही जवाब है सी जीवन भर। ये विकास जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अगला प्रश्न है, विकास की प्रकृति कैसी होती है? रुक रुक कर, यानी विकास कैसे चलता है? रुक रुक कर होता है, निरंतर चलता है, अचानक से होता है या सीमित होता है? तो भाई विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इज़ राइट। कभी रुक के चलता है, कभी तेज़ चलता है, कभी धीमा चलता है, लेकिन कंटिन्यू चलता रहता है। कभी ये रुकता नहीं है, परमानेंट रुकता नहीं है, बस धीमा हो जाता है। अगला प्रश्न है, सिर से पैर की ओर विकास क्या कहलाता है? सिर से पैर की ओर विकास क्या कहलाता है? इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो इस क्वेश्चन को ज़रूर पाएंगे। ए प्रॉक्सिमोडिस्टल, बी सिफेलोकैडल, सी रैखिक या फिर डी असंतुलित? ये मिस्टेक है, सिफेलोकैडल लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, निकट से दूर की ओर विकास क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल, सिफेलोकैडल नहीं, प्रॉक्सिमोडिस्टल यस, रैखिक नहीं, यादृच्छिक नहीं। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम का आधार क्या है? पर्यावरण है, जीन्स है, शिक्षा है, अनुभव है? भाई देखो, वंशानुक्रम का तो अनुभव तो होगा नहीं और शिक्षा से भी इसका कोई तालमेल नहीं है, लेकिन असर तो पड़ता है पर्यावरण का, लेकिन वंशानुक्रम पर खास प्रभाव पड़ता है जीन्स का। ऑप्शन बी इज़ राइट। माता पिता से मिलने वाले गुणों के वाहक होते हैं ये जीन, यानी कि जो आपके अम्मा अब्बा की खासियत आप में आई है, किसी को अपने बाप की तरह आवाज़ मिलती है, किसी को अपनी माँ की तरह जो है शक्ल मिलती है, किसी को कुछ मिलता है, यानी माँ बाप से जो क्वालिटी बच्चों में आती है वो जीन्स के माध्यम से ही आती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता, आपने व्यक्तिगत भिन्नता देखी है? व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है कमेंट में ज़रूर बताएं। केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, दोनों या कोई नहीं? कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण क्या है, किस वजह से व्यक्तिगत भिन्नता होती है? तो देखो भाई, केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण नहीं, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। जैसे वंशानुक्रम से तो भाई निर्धारण होता ही है,
कि व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है, लेकिन वातावरण का भी इस पे गहरा असर पड़ता है। अगर आप एक चोर के घर में हैं तो आपको चोर बनाया जा सकता है। अगर आप एक वकील के घर में हैं तो आपको वकील बनाया जा सकता है। अगर आप अमेरिका में हैं तो आप ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलने लगेंगे। अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो आप अपने आप ही हिंदी बोलने लगेंगे। तो ये व्यक्ति कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, कुछ इन्वायरमेंट का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है, वातावरण का उदाहरण क्या है? वातावरण क्या है? इसमें आँख है, ऊंचाई है, परिवार है, रंग है, इसमें से क्या उदाहरण है? परिवार वातावरण किसको मानेंगे? अरे वातावरण जिसके संपर्क में हम रहते हैं, जो हमारे आसपास रहता है, वही तो वातावरण है। परिवार है जो हमारे आसपास रहता है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने, स्किनर ने, फ्रायड ने या फिर बंडूरा ने? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, हर कोई जानता है। और संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्था है, आपकी जिम्मेदारी कमेंट में जरूर बताइए। वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आता है? ए संवेदी प्रेरक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस, डी औपचारिक। तो पहले ये जान लेते हैं कि वस्तु स्थायित्व होता क्या है। वस्तु स्थायित्व और किस अवस्था में होता है ये आप बताएंगे। जब बच्चा मान लीजिए छोटा है, 1 साल 1.5 साल का बच्चा है, तो कोई चीज़ अगर वो अपने हाथ में खिलौना लिया, सपोज करिए कि आपका मोबाइल लिया है, तो आपको ये डर है कहीं वो गिरा ना दे, तोड़ ना दे, तो आपने उससे लेके तकिए के नीचे उसको छुपा दिया। अब बच्चा तकिया हटा के उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चे के दिमाग से वो गया नहीं है। बच्चे के दिमाग में वो मोबाइल अस्थायित्व हो गया, वो जो वस्तु है वो अस्थायित्व हो गई है। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं वस्तु अस्थायित्व। तो ये किस अवस्था में होता है? तो ये संवेदी प्रेरक अवस्था में होता है। अब संवेदी प्रेरक अवस्था किस उम्र के बच्चे में होती है, या संवेदी प्रेरक अवस्था की उम्र क्या है, आप बताइए। अगला प्रश्न है, अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है? ए ठोस, बी औपचारिक अवस्था, सी प्रारंभिक अवस्था, डी शैशवावस्था। तो अमूर्त चिंतन कब आदमी सोचेगा? जब बच्चा बड़ा हो जाएगा और चीजें उसके सामने नहीं होगी, लेकिन वो उसके बारे में सोचेगा, ये अवस्था है औपचारिक अवस्था। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है, अधिगम से लर्निंग, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसका है? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसका है? ए थाइंडाइक, प्रयास एवं त्रुटि। एक मिनट, प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसका है? ए थाइंडाइक, बी पावलोव, सी स्किनर, डी फ्रायड। तो सही जवाब है ए थाइंडाइक। अब थाइंडाइक ने ये प्रयास किस पर किया, इसे आप कमेंट करके बताएं। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? ए पावलोव, बी स्किनर, सी बेंडूरा, डी वॉटसन। तो सही जवाब है ए पावलोव। अब पावलोव ने ये प्रयोग किस पे किया था? तो ये प्रयोग उसने कुत्ते पर किया था। कुत्ते पर इसने ये प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग किसका सिद्धांत है? अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग का सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत किसने दिया है? ए पावलोव, बी स्किनर, सी फ्रायड या फिर डी पियाजे। तो सही जवाब है बी स्किनर। सही जवाब है बी स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसका हिंदी नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने दिया था। यह सीखने का ऐसा सिद्धांत है जो पुरस्कार और दंड के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन पर जोर देता है, जिसे स्किनर ने 1930 से 40 के दशक में विकसित किया था। ये है पूरा उसका पोस्टमार्टम। क्वेश्चन नंबर 15, अनुकरण द्वारा सीखना किसने बताया? तो अनुकरण द्वारा सीखना किसने बताया? आपके ऑप्शन है ए पियाजे, बी बेंडूरा, सी थाइंडाइक, डी स्किनर। तो सही जवाब है बी बेंडूरा। अल्बर्ट बेंडूरा ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसके द्वारा ये बताया गया था कि बच्चे दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करके और उसका अनुकरण करके सीखते हैं। बेंडूरा का ये मानना था कि बच्चे दूसरे के अनुकरण को देखकर और उनके व्यवहार को देखकर सीखते हैं। आईक्यू का सूत्र क्या है? तो आईक्यू का सूत्र है MA बटे में CA गुणे 100, यानी मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100। क्या है? मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईक्यू 100 का क्या अर्थ है? मंद बुद्धि, औसत बुद्धि, प्रतिभाशाली, कमजोर। तो औसत है, अगर किसी का आईक्यू लेवल 100 है तो वो औसत बुद्धि का है, और अगर वो प्रतिभाशाली है तो उसका आईक्यू कितना होगा? कमेंट करके बताइए। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि द्विघटक सिद्धांत किसने दिया?
या फिर यूँ कहिए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया। और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। अगला प्रश्न, संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन कब होता है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो सही जवाब है सी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, स्टॉर्म एंड स्ट्रेट किससे संबंधित है? बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, वृद्धावस्था से। तो सही जवाब है बी किशोरावस्था से। स्टैनले हॉल ने इसे तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। बराबर ये बात पूछता है कि तूफान और संघर्ष की अवस्था किशोरावस्था को किसने कहा है? तो स्टैनले हॉल ने कहा है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम क्या है? परिवार, स्कूल, मित्र, सभी। तो सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ZPD किससे जुड़ा है? पियाजे से, वाइगोत्स्की से, फ्रायड से, स्किनर से। तो सही जवाब है बी वाइगोत्स्की से। ZPD। बच्चे को जो सहायता दी जाती है, एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। ZPD जो बच्चे को सहायता से सीख सकता है, इन्हीं से जो थोड़ी बहुत टीचर द्वारा या किसी के द्वारा अपने से ज़्यादा जानकार जो होता है, जब वो थोड़ा हेल्प कर देता है और फिर बच्चा उसे पूरा कर लेता है, तो जो थोड़ी बहुत हेल्प की गई है उसी को कहा जाता है ZPD। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए कोहलबर्ग, बी पियाजे, सी स्किनर, डी फ्रायड। तो सही जवाब हो जाएगा ए कोहलबर्ग। कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत कौन कौन सा है जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार है। तो सही जवाब हो जाएगा सी स्व अनुशासन। अगला प्रश्न है और लास्ट भी, समावेशी शिक्षा क्या है? ए अलग पढ़ाना, बी केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना, सी सभी को साथ पढ़ाना, डी प्रतिभाशाली को पढ़ाना। भाई अलग क्यों पढ़ाना? केवल शब्द ही, केवल विशेष बच्चों को क्यों पढ़ाएंगे भाई? बाकी कमजोर कहाँ जाएंगे? प्रतिभाशाली बच्चों को ही पढ़ाएंगे तो जो औसत है उनको कौन पढ़ाएगा? तो समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, ऑप्शन सी इज राइट। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर करिए और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक